Hello everyone. So in this video we are going to talk about what is injunction. सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि इंजंक्शन होता क्या है, उसके बाद मूव ऑन करेंगे टेम्परेरी इंजंक्शन। इस वीडियो का जो मेन थीम है वो है टेम्परेरी इंजंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं और उसके बाद में जानेंगे कि उसके इसेंशियल फीचर्स क्या हैं। इंजंक्शन क्या है? ये एक प्रकार का जुडिशियल ऑर्डर है जो कि रिस्ट्रेन करता है किसी पार्टी को कुछ ना करने के लिए या कंपेल करता है कुछ करने के लिए। तो जब भी किसी पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है कि कुछ ना करे तो वो उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहते हैं। वहीं पे जब कोई कंपल्शन मिलता है, कंपेल किया जाता है किसी पार्टी को कि वो किसी एक्ट को परफॉर्म करे, उसको क्या कहते हैं, मैंडेटरी इंजंक्शन कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी पार्टी है लाइक उसके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और कोई इररेपरेबल डैमेज अगर होता है तो उससे भी बचाया जा सके। तो अब बात करते हैं इसेंशियल फीचर्स के बारे में। इंजंक्शन क्या है? एक प्रकार की इक्विटेबल रेमेडी है, ना कि राइट। जब भी हम राइट की बात करते हैं तो जैसे ही राइट किसी इंडिविजुअल को मिलता है तो अपोजिट में लाइबिलिटी भी आ जाती है। इसका मतलब अगर इंडिविजुअल का राइट है, इसका मतलब कोर्ट के ऊपर लाइबिलिटी की उसको इंजंक्शन पास करना ही पड़ेगा, ग्रांट करना ही पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं होती है कि वो इंजंक्शन पास करेगी जस्ट ऑन द डिमांड ऑफ एनी एप्लीकेशन, कि किसी पर्सन ने अप्लाई किया है कि उसको इंजंक्शन मिले तो वो ग्रांट करेगी ही करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इंजंक्शन एक प्रकार की इक्विटेबल रेमेडी है। रेमेडी का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का रिलीफ है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। जिसका बेसिस क्या होता है? इक्विटी होती है। क्या होती है? इक्विटी होती है। इक्विटी किस चीज़ पे बेस होती है? फेयरनेस के ऊपर बेस होती है। और ये फेयरनेस का इसेंस क्या है यहाँ पे? कि कोर्ट अपने डिसीजन से किसी ऐसी पार्टी को जो कि अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है, वो अनफेयर एडवांटेज ना उठा पाए, उस चीज़ का रिलीफ देना है उसको। ठीक है, तो इंजंक्शन का पर्पस ये हो गया, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है। अगला क्या है? कोर्ट एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है। तो इसका नेक्स्ट फीचर क्या है कि किसी हार्म को प्रिवेंट करना, किसी स्टेटस को मेंटेन करे रखना, और इसके अलावा जो भी लिटिगेशन जो कि पेंडिंग में है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ओके, होप सो यू गॉट इट। तो अब हम जानते हैं इंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इंजंक्शन को टाइम लिमिट के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, जिसको कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा परमानेंट इंजंक्शन, जिसको परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं। और उसी तरह नेचर के बिहाव पे प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन में डिवाइड किया है। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब होता है कंपेल करना, कि कुछ आप किसी पर्टिकुलर तरीके से आपको कोई एक्ट करना है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट किया जाता है किसी पार्टी को कि आपको कोई एक्ट परफॉर्म करना है। और वहीं पे जब प्रोहिबिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है कि कोई आपको एक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब बात करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो टेम्परेरी इंजंक्शन ये जब भी कोई सूट चल रहा होता है उसके बीच में अप्लाई किया जाता है कि इंजंक्शन ग्रांट किया जाए। और इसका पर्पस ये होता है कि एज इट इज़ जो सिचुएशन है उसको मेंटेन किया जा सके, या सब्जेक्ट मैटर को एज इट इज़ कंडीशन के अंदर रखा जा सके। क्योंकि इसके अंदर अभी राइट्स एंड लाइबिलिटी डिफाइन नहीं होती हैं, इस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई एक पार्टी अननेसेसरी का एडवांटेज उठा पाए उस चीज़ का, या कोई अगर पार्टी ऑलरेडी कोई एडवांटेज उठा रही है तो उसको वो एडवांटेज उठाने का मौका ना मिले। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। तो अब बात करते हैं परमानेंट इंजंक्शन की। तो परमानेंट इंजंक्शन और टेम्परेरी इंजंक्शन, तो ये दोनों ही सेक्शन 37 के अंदर डिफाइन है। उसके बाद जब डिटेल में बात करते हैं तो परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन को सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर रखा गया है। तो अब कुछ
लीगल प्रोविज़न देख लेते हैं जो कि इंजंक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 36 में इंजंक्शन को एज अ प्रिवेंटिव रिलीफ बताया गया और साथ ही साथ बताया गया कि इंजंक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, एक होता है परपेचुअल और अगला होता है टेम्परेरी। और फिर 37 के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन को डिफाइन किया गया है। 38 के अंदर परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट करने की कुछ कंडीशंस लिखी हैं और इसके अलावा किस तरीके से ग्रांट किया जाएगा सारी बातें हैं। फिर बात करते हैं 39 के अंदर मैंडेटरी इंजंक्शन दिया हुआ है। फिर 41 के अंदर वो कंडीशंस दी गई हैं जिसके अंदर इंजंक्शन को ग्रांट नहीं किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ प्रोविज़न है। जब बात करते हैं सीपीसी की, तो सीपीसी के अंदर ऑर्डर 39 में रूल नंबर 1 से रूल नंबर 5 तक ये टेम्परेरी इंजंक्शन है और रूल नंबर 6 से रूल नंबर 10 तक इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स मेंशन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फीचर्स जो कि इंजंक्शन के हैं। जब टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं तो ये तब तक लिए ऑपरेट करता है जब तक कि टाइम स्पेसिफाइड किया गया हो, जिसमें डिस्पोजल ऑफ द केस हो सकता है या कोई स्पेसिफिक टाइम तक की बात करी जा सकती है, या कोई फर्दर ऑर्डर तक के लिए कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा। जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है उसका पर्पज़ ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसका स्टेटस एज इट इज़ रखा जा सके, जिसको हम कहते हैं मेंटेन स्टेटस को। और ये कब तक कि मेंटेन किया जाता है? जब तक कि फाइनल एडजुडिकेशन नहीं आ जाता। वहीं पे जब बात करते हैं परपेचुअल इंजंक्शन की, तो परपेचुअल इंजंक्शन जो है सेक्शन 37 और 38 के अंदर मेंशन है। इसको ग्रांट कब किया जाता है? जब फाइनल डिक्री आ गई हो, दोनों पार्टीज़ को सुन लिया गया हो। अब बात करते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन की। तो मैंडेटरी इंजंक्शन क्या करता है? कंपेल करता है किसी डिफेंडेंट को टू परफॉर्म अ पॉजिटिव एक्ट टू रिस्टोर द प्लेंटिफ्स राइट। ठीक है। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन की बात करते हैं तो इट रिस्ट्रेन द पार्टी टू नॉट टू डू समथिंग, जिसका मतलब कि एक ऐसा इंजंक्शन जिसमें कुछ नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है या किसी प्रकार से एक पार्टी को रोका जाता है कि आप ये सर्टेन एक्ट ना करो। तो अब हम जानेंगे कि बेयर एक्ट्स के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टेम्परेरी इंजंक्शन को डिटेल में बताने से पहले एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं कि होता क्या है। सपोज़ क्या है कि कोई केस ऑलरेडी चल रहा है, कोई सिविल सूट ऑलरेडी चल रहा है, तो होता क्या है कि इस सिविल सूट के चलते जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है वो जब खतरे में आ जाता है तो फिर जो भी पार्टी एडवांटेज उठा रही होती है तो उसके अगेंस्ट में अपोजिट पार्टी एक एप्लीकेशन लिखती है। और वो जो एप्लीकेशन होती है तो वो यूजुअली क्या होता है कि अपोजिट पार्टी को एक सर्टेन ऑर्डर में एक्ट करने के लिए कहती है कि इस तरीके से वो एक्ट करे या इस तरीके से वो परफॉर्म करे। कि जो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ एक सिविल सूट है किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो उस प्रॉपर्टी में क्या है कि दो भाई रह रहे हैं और पार्टीशन को लेकर के डिस्प्यूट है। अब क्या है कि सपोज़ जो पार्टी ए है, लाइक एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है, तो अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी एक पार्टी को डिस्पोजेस करना चाह रहा है, ज़बरदस्ती हटा रहा है, ठीक है, तो अगली जो पार्टी होती है वो क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि मेरा जो पोजीशन है वो एज इट इज़ रखा जाए, मुझे इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस ना किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग एक इंजंक्शन अप्लाई करेगी और अगर कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे अगर वो सेटिस्फाई होता है कि हाँ जो डिस्पोजिशन किया जा रहा है वो इलीगल है और जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर क्या करेगी वो, तो जो कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट कर देगी। इंजंक्शन एक प्रकार से डायरेक्शन देता है जो भी अपोजिट पार्टी है कि वो उसी तरीके से एक्ट को या अपने एक्शन को परफॉर्म करे, और अगर नहीं एक्शन को परफॉर्म करेगी तो उसके अगेंस्ट में पिनलाइज भी किया जा सकता है। तो ये एक मेथड होता है एक्चुअल में जब भी टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर ये है कि हम लोग टेम्परेरी इंजंक्शन को थोड़ा डिटेल में जाने, इसलिए ये पूरी स्टोरी को समझना ज़रूरी था। तो अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं स्पेसिफिकली टेम्परेरी इंजंक्शन को लेकर के। तो सेक्शन 36 क्या कहता है, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांट। तो प्रिवेंटिव रिलीफ को ग्रांट करने के लिए जो कोर्ट होता है अपने डिस्क्रिशन के बिहाफ पे इंजंक्शन
ग्रांट करेगी जो कि टेम्परेरी नेचर का होगा या परपेचुअल नेचर का होगा। तो पहली बार जब इंजेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 36 से हमें पता चलता है। तो सेक्शन 37 टेम्परेरी इंजेक्शन और परपेचुअल इंजेक्शन को डिफाइन करता है, जिसमें जब टेम्परेरी इंजेक्शन की बात करते हैं तो ये ऐसा इंजेक्शन होगा जो कि कंटिन्यू करेगा कब तक के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए या तब तक के लिए जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट से। ये किसी भी सूट के किसी भी स्टेज पे ग्रांट किया जा सकता है। मतलब कि अगर बिगिनिंग है तो उस केस में भी हो सकता है मिडिल ऑफ द केस हो या एंड ऑफ द केस के आसपास की बात हो रही हो, तो उसको क्या कहेंगे, टेम्परेरी इंजेक्शन। जब बात करते हैं परपेचुअल इंजेक्शन की बात करते हैं तो ये तब ग्रांट किया जाता है जब डिक्री आ गई हो। मतलब क्या कि जब दोनों पार्टीज़ को सुन लिया गया हो और इसके साथ ही साथ जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई हों, तो उसके बाद में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको परपेचुअल इंजेक्शन के अंदर डाला जाता है। तो परपेचुअल इंजेक्शन के ऊपर सेक्शन 38 है और मैंडेटरी इंजेक्शन जो है वो 39 है। सेक्शन 40 क्या कहता है कि सपोज कोई डैमेज अकर हुआ है मैंडेटरी इंजेक्शन या परमानेंट इंजेक्शन के वजह से, तो वो डैमेजेस को भी क्लेम कर सकती है। तो सेक्शन 40 ये कह रहा है ऑल्दो टेम्परेरी इंजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी कोई खास रेलिवेंस नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना पर्सनली सेक्शन 38, 39 और 40। तो अब हम जानते हैं कि सेक्शन 41 क्या कह रहा है। सेक्शन 41 वो कंडीशंस बताता है जिस कंडीशंस के अंदर इंजंक्शन को रिफ्यूज़ किया जाएगा और उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन आ जाती हैं, मैं सारे पॉइंट्स को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, पर यह आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे पॉइंट्स को एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। तो क्लॉज ए क्या कहता है, कोई पर्सन जो कि रिस्ट्रेन करता है किसी अदर इंडिविजुअल को कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व ना हो जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है, और अनटिल अनलेस वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग ना बन जाए। इसका मतलब ये कि सपोज़ कोई सूट फाइल किया गया था, उसके अंदर एक डिक्री ऑलरेडी आ गई है, तो जिसके फेवर में डिक्री आई है अब वो ये नहीं कह सकता कि ये फर्दर सूट के लिए प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लिसिटी ऑफ द केस नहीं बन रहा है तो इस केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। वहीं पे अगर ऐसा होता है कि एक जगह पे ऑलरेडी सपोज कोर्ट ए के अंदर ऑलरेडी एक केस चल रहा है और अगर सेम केस को अगर कोर्ट बी के अंदर लेके जाया जाएगा तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो इस केस में इंजंक्शन को ग्रांट किया जा सकता है। तो ये एक इसका प्रोवाइजो है कि अगर किसी भी वजह से एक से ज़्यादा केसेस की प्रोसीडिंग बन जाती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग अगर होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट जो है वो इंजेक्शन ग्रांट कर देगी। अदरवाइज इंजेक्शन को ग्रांट नहीं किया जाएगा, कि कोई भी पर्सन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए ना जाए। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन किसी अदर पार्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकता कि वो किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर होगी उसको रोक सके। तो ये बात कर रहा है। तो क्लॉज 3 क्या कहता है, क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि कोई पर्सन जो है वो रिस्ट्रेन कर रहा है कि वो किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल ना कर सके, तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसा कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी जो कि किसी पर्सन को रोक रहा है किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट में सूट फाइल करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि रिस्ट्रेन कर रहा है किसी पार्टी को कि वो किसी प्रकार से क्रिमिनल मैटर में प्रोसीडिंग ना कर सके, ऐसे भी कंडीशंस के अंदर इंजंक्शन कोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। तो सेक्शन ई क्या कह रहा है, सेक्शन ई ये कहता है कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस इन विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल है ही नहीं तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि पर्सन ए है वो किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट में आ गया। अब जो पर्सन ए है जो कि मेजर है वो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं करवा सकता। इसी तरीके से आते हैं एफ की बात करते हैं।
तो एफ में क्या बताया गया है कि कोई पर्सन जो कि ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस के बिहाफ पे इंजंक्शन लेना चाह रहा और कोर्ट को जो भी वो रीज़न दे रहा है वो क्लियर नहीं है कि वो न्यूसेंस है भी या नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर भी क्या होगा कि इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इन अ सेम वे जब जी की बात करते हैं तो इस केस में जहाँ पे कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है, कॉन्स्टेंटली कोई ब्रीच किया जा रहा है, तो उसमें काफ़ी लंबे समय बाद अगर कोई प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट कोई भी आता है कि हमको इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाए, तो फिर कोर्ट उस केस में इंजंक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरा एक खाली प्लॉट है, खाली प्लॉट पे क्या होता है कि कोई परिवार आता है और रहना चालू हो जाता है। शुरुआत के साल 2 साल मैंने ऑब्जर्व ज़रूर किया पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब लेटर ऑन मैं ये नहीं कह सकता कि इस पार्टी को इंजंक्शन के थ्रू रोका जाए कि वो उस जगह पे ना रुकें। तो इंजंक्शन के थ्रू तो नहीं, बट अगर किसी को चाहिए कि अगर उसको हटवाया जाए तो वो नॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग के थ्रू जाएगा, रादर देन कि इंजंक्शन ग्रांट करा करके डायरेक्टली इसको वहाँ से हटा दिया जाए। क्लॉज एच क्या कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के पास इफिशिएंट रिलीफ के ऑप्शन हैं तो ऐसे केस में कोर्ट जो है वो इंजंक्शन को ग्रांट नहीं करेगी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो सेक्शन एच ए क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंजंक्शन जो कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिले करने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो ऐसे केस के अंदर इंजंक्शन को ग्रांट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाएगा। ये 2018 के अंदर आया था ये क्लॉज, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। सेक्शन आई क्या कहता है कि प्लेंटिफ या उसके एजेंट का कोई ऐसा कंडक्ट जिससे वो डिसइंटाइटल्ड हो जाते हैं कोर्ट की असिस्टेंस के, तो फिर क्या है, ऐसी कंडीशन के अंदर इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। ये वही वाली बात हो गई कि पहले अनफेयर एडवांटेज उठाओ और बाद में फिर इंजंक्शन ले लो। तो अगर किसी भी माध्यम से कोर्ट को ये लगता है कि प्लेंटिफ के कंडक्ट ऐसे हैं जिससे कोर्ट को इंजंक्शन उसके फेवर में ग्रांट नहीं करना चाहिए, तो ऐसे भी कंडीशन में इंजंक्शन को ग्रांट नहीं करेगी। तो फिर बात करते हैं क्लॉज जे की। प्लेंटिफ का खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी मैटर के अंदर, फिर भी वो इंजंक्शन ग्रांट करने की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो अब जानेंगे कि सीपीसी के अंदर कौन से ऐसे लीगल प्रोविज़न हैं जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं। तो ऑर्डर 39 में रूल 1 से 5 के बीच में टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करी जाती है, और वहीं पे रूल 6 से रूल 10 के बीच में इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स की बात करी जाती है। टाइम बचाने के लिए मैंने इसमें ऑलरेडी हाइलाइट्स कर लिए थे और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे। तो जब पहले पॉइंट की बात करते हैं तो क्या कहता है, द केस इन विच टेम्परेरी इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे जो मे बी वर्ड है वो बेसिकली कोर्ट के डिस्क्रिशन को बता रहा है। जो इंजंक्शन प्रोवाइड करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी पर्सन या किसी भी पार्टी का राइट नहीं है, रैदर ये कोर्ट का कम्प्लीटली डिस्क्रिशन है कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। वेयर इन एनी सिचुएशन इट इज़ प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज। मतलब जो मीन्स हैं, अगर हम बात करते हैं मीन्स के लिए, तो मीन्स कैन बी आइदर ये आपका कोई एफिडेविट हो जाए या किसी भी दूसरे प्रकार से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। अब प्रूफ अगर हो जाती है तो इसका मतलब प्रूफ करने वाला कौन होगा, तो जो भी एप्लीकेंट है वो बेसिकली प्रूव करेगा। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, एप्लीकेंट के ऊपर है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ पता चल जाती है। जब आते हैं पहला जो क्लॉज है, क्लॉज ए, उसके अंदर क्या कहा गया, दैट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट। तो यहाँ पर एनी प्रॉपर्टी से हमको क्या पता चलता है, प्रॉपर्टी यहाँ पे मूवेबल और नॉन मूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी कंसिडर करी जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि प्रेजेंट सूट में डिस्प्यूटेड है। इसके बाद क्या लिखा है कि इन द डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, इन द डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, डैमेज और एलिनेटेड। अब यहाँ पे जब डेंजर की बात करता है इसका मतलब वो प्रेजेंट में ऐसा नहीं कि वेस्टेड हो चुकी है, डैमेज हो चुका है या एलिनेटेड हो चुका है, यहाँ पे आशंका है। इसका मतलब क्या, एक प्रकार की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है साफ साफ। मतलब अभी कोई
एक्शन हुआ नहीं, बट एक्शन की पॉसिबिलिटी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये एक्शन हो सकता है। इसके एक दो स्टेप जैसे ले लिए गए हों, फाइनल स्टेप अभी नहीं लिया गया है, पर इसके पहले के जो एक दो स्टेप होते हैं वो ले लिए गए, जिससे पता चल रहा है कि एक ऐसा स्टेप लिया जा सकता है जिसकी वजह से जो अपोजिट पार्टी है वो प्रॉपर्टी को वेस्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है या एलिनेट कर सकती है। और ये किसी भी पर्सन के द्वारा हो सकता है या किसी भी पार्टी के द्वारा हो सकता है। पार्टी का मतलब जो भी सूट के अंदर पार्टीज़ हैं। अब इसके अंदर कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जो प्लेंटिफ है वो भी आ जाएगा और डिफेंडेंट वो भी इंक्लूड होता है। या तो फिर जो प्रॉपर्टी है वो रॉन्गफुली सोल्ड करी जा रही है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन की डिग्री आ चुकी है, पर उस एग्जीक्यूशन से बचने के लिए जो भी डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो भी उस एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट में है वो रॉन्गफुली उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दे रहा है। तो अब बात करते हैं क्लॉज बी के ऊपर। तो क्लॉज बी क्या कह रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो थ्रेटन कर रहा है या उसके इंटेंशन है कि जो भी प्रॉपर्टी उसको रिमूव कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे, जिससे कि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया जा सके। अब यहाँ डिफ्रॉडिंग का मतलब है, यहाँ से साफ साफ इंटेंशन पता चल रहा है, और ये वाला जो क्लॉज है वो बेसिकली डिफेंडेंट के ऊपर ही है। इसका मतलब अगर प्लेंटिफ इस क्लॉज का बेनिफिट लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता है। तो अब जानते हैं कि क्लॉज सी जो है वो क्या बात कर रहा है। क्लॉज सी क्या कहता है, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन टू डिस्पोजेस द प्लेंटिफ और अदरवाइज कॉज इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन द डिस्प्यूट इन द सूट। इसका मतलब क्या, अब क्लॉज बी से आपको क्लियर होगा कि ये प्रॉपर्टी को रिमूव या डिस्पोज करने की बात करें। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, प्रॉपर्टी। बट जब थर्ड क्लॉज की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्रेटन किया जा रहा है किसको, प्लेंटिफ को, या इंजुरी कॉज करी जा रही है किसको, प्लेंटिफ को। तो प्रॉपर्टी की वजह से अगर प्लेंटिफ को थ्रेटन किया जाता है या उसको किसी प्रकार से इंजरी पहुंचाई जाती है, तो ये वाला जो क्लॉज है ये बेसिकली प्लेंटिफ को सेफगार्ड करने के लिए है। तो पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है किसी सूट के अंदर वो डेंजर में है वेस्ट होने के, डैमेज होने के, एलिनेट होने के। सेकंड, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है या उसके इंटेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगा या रिमूव कर देगा। और वहीं पे जब थर्ड क्लॉज की बात करते हैं तो वो क्या कहता है कि किसी भी प्रकार से अगर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को किसी भी प्रकार की इंजरी पहुंचाता है या थ्रेटन करता है कि उसको डिस्पोजेस कर दिया जाएगा, तो उसके राइट्स को बचाने के लिए टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस क्लॉज को एज इट इज़ पढ़िए, जैसा मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, तो आपको इस क्लॉज का इंटेंशन साफ साफ क्लियर हो जाएगा। जैसे द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट अ टेम्परेरी इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन सच एक्ट। अब यहाँ पे एक्ट की क्या बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसे एक्ट जो कि ABC को सेटिस्फाई करता हो, और मेक सच अदर ऑर्डर। तो या तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड करेगी या कोई ऐसा ऑर्डर देगी जो कि इसी पर्पस को सेटिस्फाई कर रहा हो, जिसमें कोर्ट प्रिवेंट कर रहा हो किसी भी प्रकार से वेस्ट होने के, डैमेज होने के, एलिनेट होने के, सोल्ड, रिमूव या डिस्पोजिशन के लिए किसी भी प्रॉपर्टी का। अब किसी भी प्रॉपर्टी का मतलब जो कि डिस्प्यूट से एसोसिएटेड है, या फिर डिस्पोजिशन की बात कर रहा है प्लेंटिफ के, या किसी प्रकार से उसको इंजरी कॉज करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर कोर्ट को जैसा सही लगता है वो उस हिसाब से इंजंक्शन प्रोवाइड करेगी। कब तक के लिए, जब तक कि सूट जो है वो डिस्पोज ना हो जाए या तो फिर फर्दर ऑर्डर ना आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कब तक के लिए, जब तक कि सूट डिस्पोज ऑफ ना हो जाए या फर्दर ऑर्डर ना आ जाए। अच्छा, इसके पीछे का इंटेंशन क्या है, इसके पीछे का इंटेंशन ये है क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन में पार्टीज़ के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ अभी क्लियर नहीं हुए हैं, इसीलिए टेम्परेरी इंजंक्शन को या तो तब तक ले रखा जाता है जब तक सूट डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, या कोर्ट को कभी ऐसा लगता है कि जिस पार्टी ने इंजंक्शन के लिए अप्लाई किया था उसने इस इंजंक्शन के माध्यम से किसी भी प्रकार से अनफेयर एडवांटेज उठाया है या उसका मिसयूज़ किया जा रहा है उस पार्टी के द्वारा, तो वो फर्दर ऑर्डर करके उस इंजंक्शन को रोक सकती है। या कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि जिस पार्टी ने इंजंक्शन के लिए अप्लाई किया था
सारी चीज़ें उसी के फेवर में हैं, तो फिर जब तक कि केस डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता तब तक के लिए ये इंजंक्शन अप्लाई होगा। तो अब जानते हैं रूल 2 के बारे में। जिस तरह रूल 1 जो है वो प्रॉपर्टी से डायरेक्टली एसोसिएट करता है, इन अ सेम वे जो रूल 2 है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ब्रीच। इसका मतलब ये कि जो ब्रीच हो रहा है वो या तो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है या रिपीटेटिव मैनर में हो रहा है, इस चीज़ को रिस्ट्रेन करने के लिए इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाए। रूल 2 के अंदर 2 क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, इन अ सूट फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट। इसका मतलब यह है कि इस क्लॉज का बेनिफिट प्लेंटिफ ही ले पाएगा अगेंस्ट डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया जा सके। किस चीज़ से रिस्ट्रेन करना है, फ्रॉम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड। इसका मतलब क्या, या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा या इंजरी कोई कॉज कर सकता है किसी भी प्रकार से, तो उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता तब तो वो अलग ही केस बन जाता। इन अ सेम वे प्रॉपर्टी की जब भी बात करते हैं तो उसमें भी क्या है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई खतरा है, कोई डेंजर है। इन अ सेम वे जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में या किसी भी प्रकार से इंजरी पहुंचाई जा सकती है, इन दैट केस सेकंड रूल अप्लाई होगा। अब रिगार्डलेस कंपनसेशन क्लेम किया गया है या नहीं किया गया है, द प्लेंटिफ में एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सूट एंड आइदर बिफोर और आफ्टर जजमेंट। इसका मतलब रूल 2 सिर्फ प्लेंटिफ अप्लाई कर सकता है, वो किसी भी टाइम अप्लाई कर सकता है, सूट के शुरू होते टाइम में या जजमेंट के आने से पहले या आने के बाद में, जिससे कि जो प्लेंटिफ है वो अप्लाई कर सके टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी कंप्लेंट और एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी ऑफ लाइक काइंड अराइज आउट ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटेड टू द सेम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इंजरी ऑफ अ लाइक काइंड, तो इससे साफ पता चलता है कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है या उससे एसोसिएटेड किसी प्रकार की इंजरी है तो उसको भी ये क्लॉज कवर करता है। तो रूल 2 के क्लॉज फर्स्ट के अंदर सिर्फ इंजुरी ही कवर अप नहीं करी जाएगी जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, बट अगर कोई इंजरी किसी प्रॉपर्टी या उसके राइट से रिलेटेड भी अगर करी जाती है तो उसको भी कवर अप किया जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब जानते हैं कि रूल 2 के सेकंड क्लॉज में क्या मेंशन है। तो रूल 2 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजंक्शन on such terms as to the duration of injunction, keeping an account, giving security, otherwise as the court thinks fit। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट जो है जब भी इंजंक्शन को ग्रांट करेगी उस समय ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगी जो कि ड्यूरेशन ऑफ इंजंक्शन से रिलेटेड हो, अकाउंट्स के सेटलमेंट की बात हो या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या कोई और कंडीशन जो कि कोर्ट को लगता है कि वो लगनी चाहिए। तो ऐसी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को जो कि इंजंक्शन देते टाइम में लगाई जाएगी वो किस जगह पे मेंशन है, रूल 2 के सेकंड क्लॉज के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं ऑर्डर 39 का रूल 2A क्या कहता है। रूल 2A कॉन्सिक्वेंसेस बताता है अगर इंजंक्शन को ब्रीच किया जाता है या उसके साथ डिसोबीडियंस दिखाया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है, अगर कोर्ट के इंजंक्शन इम्पोज करने के बावजूद भी अगर कोई पार्टी उसको ब्रीच करती है, उसको फॉलोअप नहीं करती है, तो उस केस में इन्फोर्स कराने के लिए कोई ना कोई प्रोविज़न होना चाहिए था। तो इस रूल के माध्यम से स्टैट्यूट ये इंश्योर करता है कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर इंजंक्शन इम्पोज किया जा रहा है वो इम्पोज्ड इंजंक्शन का फॉलोअप कर सके। तो रूल 2A को 2 क्लॉज में डिवाइड किया गया है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्या कहता है, इन द केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ एनी इंजंक्शन ग्रांटेड और अदर ऑर्डर मेड अंडर रूल 1 और रूल 2 और ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म ऑन विच द इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड। इसका मतलब रूल 1 या रूल 2
या किसी भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके बिहाफ पे इंजंक्शन ग्रांट किया गया था, अगर उसके साथ डिसोबीडियंस होता है तो उस केस में जिस कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट किया है या उस ऑर्डर को बनाया है या किसी ऐसे कोर्ट जिसके पास सूट जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, तो कोर्ट ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी या ज़रूरत पड़ने पे ऐसे किसी पर्सन को डिटेन किया जाएगा सिविल प्रिजन के अंदर, जो कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर लगता है कोर्ट को कि 3 महीने से अंदर उसको रिलीज़ कर देना चाहिए तो वो भी कर सकती है। नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 year, at the end of which time, if the disobedience of the breach continues, the property attached may be sold out of the proceed. The court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled. इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी अटैच करी गई है डिफेंडेंट की या किसी ऐसे पार्टी की जिसने ब्रीच किया है इंजंक्शन को, उसकी इस प्रॉपर्टी को 1 साल से ज़्यादा अटैच नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंजंक्शन और डिसोबीडियंस। और अगर कोर्ट को 1 साल बाद भी दिखाई देता है कि इंजंक्शन का ब्रीच हो रहा है या उसके साथ डिसोबीडियंस हो रहा है, तो उस केस में अटैच प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा और उसके थ्रू जो भी पैसा आएगा उससे कंपनसेट किया जाएगा इंजर्ड पार्टी को, जैसा कोर्ट को सही लगेगा। और इसके अलावा रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जो भी पर्सन इंटाइटल्ड होता है उसको रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी बेची गई है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। होप यू गॉट इट। अब जानेंगे रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 क्या कह रहा है कि इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले कोर्ट डायरेक्ट नोटिस भेजेगी किसको, अपोजिट पार्टी को। तो ये क्लॉज क्या कहता है कि कोर्ट को हर एक केस में एक्सेप्ट कभी जब कोर्ट को लगता है कि डिले की वजह से जो इंजंक्शन का पर्पस है या उसका जो ऑब्जेक्ट है वही डिफीट हो जाएगा, तो उसके अलावा हर केस में कोर्ट डायरेक्टली नोटिस भेजेगी अपोजिट पार्टी को। इसका ये जो प्रोवाइजो है जिसके अंदर इंजंक्शन के ऑब्जेक्ट को डिफीट होने से बचाने के लिए नोटिस की सारी प्रक्रिया पोस्ट फैक्टो हो जाएगी और नोटिस को डिलीवर करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एप्लीकेंट होता है उसके ऊपर डाल दी जाएगी। ये प्रोवाइजो एक प्रकार से प्रिलिमिनरी रिलीफ तो है, पर ये एप्लीकेशन का डिस्पोजल ऑफ नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इंजंक्शन का ऑब्जेक्टिव डिफीट ना हो जाए, इसलिए इंजंक्शन तो ग्रांट कर दिया गया है पर इंजंक्शन पे थॉरो एक्शन विदिन 30 डेज लिया जाएगा, जो कि आपका रूल 3A के अंदर गिवन है। वर प्रोवाइडिंग द नोटिस फ्रॉम द अपेलेंट साइड, अपेलेंट किन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि नोटिस या कॉपी ऑफ एफिडेविट जो कि एप्लीकेशन के सपोर्ट में है उसको प्रोवाइड करें, कॉपी ऑफ प्लेंट और इसके अलावा कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच एप्लीकेंट रिलाइड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको भेजने होते हैं और ये उसी दिन को भेजना होता है जिस दिन को इंजंक्शन ग्रांट किया गया है। और एप्लीकेंट कोर्ट को ये भी बताएगा एफिडेविट के माध्यम से कि उसने जो भी कॉपीज़ हैं वो डिलीवर कर दी हैं या उसको भेज दी हैं। तो इसके साथ आपको रूल 3 समझ में आ गया होगा। तो अब जानेंगे रूल 3A के अंदर क्या लिखा है। रूल 3 के अंदर ये मेंशन है कि इन केस अपोजिट पार्टी को बिना नोटिस दिए अगर इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाता है तो ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांटिंग ऑफ इंजंक्शन। और अगर किसी भी वजह से एप्लीकेशन का डिस्पोजल ऑफ नहीं हो पाता है तो उस केस में कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि कोर्ट ऐसा क्यों नहीं कर पाई। तो अब जानते हैं कि रूल 4 क्या कह रहा है। तो रूल 4 क्या कह रहा है कि किसी भी पार्टी के डिससेटिस्फाइड होने के बाद अगर वो पार्टी एप्लीकेशन देती है तो उस केस में इंजंक्शन के ऑर्डर को डिस्चार्ज किया जा सकता है, वेरी किया जा सकता है या सेट असाइड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। कंसिडरिंग जो भी पार्टी है उसको बताना पड़ेगा कि जो अपोजिट पार्टी है उसने फॉल्स स्टेटमेंट या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए हैं मटेरियल पर्टिकुलर्स को लेकर के, और साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि अपोजिट पार्टी को बिना नोटिस दिए इंजंक्शन ग्रांट किया गया था जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स पे बेस्ड था।
अगर कोर्ट को लगता है तो ऐसे केस में रीजंस को रिकॉर्ड करेगी, और अगर कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऐसा लगता है कि इंजंक्शन को विकेट करना चाहिए तो कोर्ट ऐसा करेगी। और इसके साथ साथ ये जानना ज़रूरी है कि इन केस अगर जो भी पार्टी कोई ऐसे फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देती है तो उस केस में कोर्ट जो पार्टी मिसलीडिंग स्टेटमेंट देती है या फिर ऐसे फॉल्स एविडेंसेस देती है तो उसके केस में एडवर्स इन्फरेंस का चार्ज लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कोर्ट अगर अपोजिट पार्टी को सुन भी लेती है और फिर भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है कि इंजंक्शन को हटा देना चाहिए, उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, उसको वेरी करना चाहिए या सेट असाइड करना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं करेगी। तो इसी के साथ साथ टेम्परेरी इंजंक्शन के लास्ट रूल के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं, जो कि है रूल नंबर 5। तो रूल 5 क्या कहता है कि अगर कोई इंजंक्शन किसी कॉरपोरेशन पे बाइंडिंग है तो सिर्फ वो कॉरपोरेशन के ऊपर ही बाइंडिंग नहीं होता, उनके ऑफिसर्स पर भी बाइंडिंग होगा। मतलब उसके जितने भी मेंबर्स होंगे या जितने भी ऑफिसर्स होंगे उस कॉरपोरेशन के, उन सभी के ऊपर पर्सनली बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉरपोरेट तो सिर्फ एक लीगल एंटिटी है जो कि उनके ऑफिसर्स और मेंबर्स के द्वारा रन हो रही है। तो अगर कोई इम्पोजिशन कॉरपोरेशन पे लगता है तो एज्यूम किया जाएगा कि वही इम्पोजिशन उस कॉरपोरेशन के सभी मेंबर्स के साथ में और सभी ऑफिसर के ऊपर लगा हुआ है। तो इसी के साथ में हमने सारे लीगल प्रोविजंस को देख लिया जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड हैं। अब बढ़ते हैं केस लॉज की तरफ। सो फ्रॉम दिस let us deep dive into the case laws, which is equally very crucial for understanding the conception of statute as well as their interpretation by the courts। तो जब बात करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन की तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो आता है वो है दलपत कौर वर्सेस प्रहलाद सिंह का। तो इस केस में कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन के रिगार्डिंग 3 पैरामीटर्स दिए थे जिसके बिहाफ पे टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करना चाहिए। इन 3 पैरामीटर्स को कलेक्टिवली ट्रिपल टेस्ट फॉर द टेम्परेरी इंजंक्शन भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पैरामीटर आ जाते हैं? सबसे पहला प्राइमा फेसाई केस, दूसरा इर्रेपरेबल इंजरी और तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तो इन पैरामीटर्स हम क्या समझते हैं, चलो एक बार उसको जान लेते हैं। प्राइमा फेसाई केस में जो भी एप्लीकेंट होता है उसको प्रूव करना पड़ेगा बाय एफिडेविट और अदरवाइज कि जो केस है वो उसके फेवर में आ रहा है और अपोजिट पार्टी जो है वो अनड्यू एडवांटेज उठा रही है जिसकी वजह से प्लेंटिफ है उसके राइट्स का हनन हो रहा है। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू जस्ट डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द प्राइमा फेसाई केस विद द प्राइमा फेसाई टाइटल। प्राइमा फेसाई टाइटल का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी का टाइटल है वो आपके नाम पे है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी का टाइटल अगर आपके नाम पे होगा तभी कोर्ट इन्फर करेगी कि सारे राइट्स आपके फेवर में हैं। और कोर्ट ये डिसाइड करते टाइम में कि टेम्परेरी इंजंक्शन आपको ग्रांट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोर्ट ये ज़रूर देखेगी कि आप इंटाइटल हो ऐसे रिलीफ के लिए और जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो क्या सीरियस नेचर का है या नहीं है। इसके साथ साथ कोर्ट ये देखेगी कि अगर कोर्ट टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट कर देती है तो इसकी वजह से कोई पार्टी अनड्यू एडवांटेज तो नहीं उठा रही। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें किसी पार्टी को अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए या किसी की तरफ केस झुक ना जाए किसी एक इंजंक्शन प्रोवाइड करने की वजह से, इसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे। कि अगर डिसीजन लिया जाता है तो डिसीजन किसी के फेवर में ना हो करके बस जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको डिफीट होने से बचाना है। वहीं पे तीसरा पार्ट जो कि इर्रेपरेबल इंजरी की बात करता है, तो इसमें क्या है कि कोर्ट जब तक कि सेटिस्फाई ना हो जाए कि कोई ऐसा डैमेज है जो कि रिपेयरेबल नहीं है या ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू अगर जाते हैं तो उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, तब तक कि कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। तो ये जो 3 पैरामीटर हैं, पहला प्राइमा फेसाई केस होना चाहिए, दूसरा इर्रेपरेबल इंजरी होनी चाहिए, तीसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए। ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए। मैं इस केसेस के माध्यम से जो भी केसेस होंगे उनका ओवरव्यू दे दूंगा, बट इट इज़ माय सजेशन कि एटलीस्ट वो पार्ट जो कि मैंने हाईलाइट करके रखे हैं उनको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें। जैसे इस केस के अंदर पैरा नंबर 2 एंड पैरा नंबर 3 ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा पहला केस हो गया। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में जो कि टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेट करना है। तो पहला केस है सुगंधाबाई वर्सेस सुलूबाई एंड अदर्स, जो कि 1975 का
केस है। इस केस में क्वेश्चन उठा था वेदर द डिफेंडेंट कैन मूव द इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ विदाउट फाइलिंग द काउंटर क्लेम और इशू अ रिट इन अ क्रॉस एक्शन। तो इस चीज़ का आंसर देते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिलाई किया एक इंग्लिश केस जो कि 1901 का था, जिसका टाइटल है कोलिजन वर्सेस वॉरेन। इस केस के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि सभी केस में नहीं, बट उन केसेस में जहाँ पे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के किसी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से या उसके किसी इंसिडेंटल एक्ट की वजह से प्रॉब्लम होती, तो उस केस में डिफेंडेंट जो है वो इंजंक्शन का क्लेम कर सकता है। इट सेज दैट इन माई ओपिनियन it must be relating to or arising out of the relief sought in the action which is before the court, and that any injunction cannot be properly be granted in the action। इस कोर्ट को रिआइटरेट करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा कि डिफेंडेंट उस केसेस में जहाँ पे प्लेंटिफ के किसी कॉज ऑफ एक्शन की वजह से या किसी इंसिडेंटल एक्शन की वजह से सफ़र करना पड़ता है, उस केस में टेम्परेरी इंजंक्शन डिफेंडेंट मांग सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो इसी के साथ में अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर दिए गए हैं जिसके अंदर दलपत कौर का केस भी इंक्लूडेड है, प्लस इसके अलावा कुछ अदर पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाते हैं वाइल ग्रांटिंग द इंजंक्शन। तो इसी के साथ इस केस की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मंडली रंगना एंड अदर वर्सेस टी रामचंद्र एंड अदर्स, जो कि 2008 का केस है। इसका रेशियो क्या है? ग्रांटिंग द इंजंक्शन इज़ एन इक्विटेबल रिलीफ। इक्विटेबल रिलीफ का मतलब ये है कि जो भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा वो इक्विटी के ऊपर बेस हो। इक्विटी से रिलेटेड एक मैक्सिम है जिसका मतलब है द वन हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोर्ट से किसी प्रकार की रेमेडी की डिमांड करता है तो उसको खुद क्लीन हैंडेड होना चाहिए। इसको एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं। सपोज दो लोग हैं, दोनों लोग मिलकर के एक रॉबरी करते हैं और फिर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट कर लिया, सारा पैसा लेकर के चला गया। तो अब यहाँ पे जिसके साथ चीटिंग हुआ है वो कोर्ट के सामने ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ चीटिंग हुई है तो इसकी रेमेडी मुझको मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसको रिलीफ देना है, जो रेमेडी की डिमांड कर रहा है, उसको भी क्लीन हैंडेड होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है इसके अंदर? अ पर्सन हु हैड कीप क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड अलाउड अनदर टू डील विद द प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली ऑर्डिनरीली वुड नॉट बी इंटाइटल टू एन ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। तो अगर आपको याद होगा तो यही सेम बात सेक्शन 41 का क्लॉज जी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी बात कर रहा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 18 में रीआइटरेट किया दलपत कौर के केस को और सर्टेन बेसिक एलिमेंट्स भी प्रोवाइड करे और साथ ही साथ इक्विटेबल रिलीफ की बात करी। तो पैरा 18 क्या कहता है कि कोर्ट जब भी इंजंक्शन ग्रांट करेगा तो उस समय बेसिक एलिमेंट को ज़रूर कंसिडर करेगा। उसमें सबसे पहला है प्राइमा फेसी केस, जो कि एप्लीकेंट के फेवर में होना चाहिए। दूसरा, अगर कोर्ट केस को ग्रांट करती है तो क्या वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, और अगर कोर्ट इंजंक्शन प्रोवाइड ना करे तो क्या कोई इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है या नहीं। ये 3 पैरामीटर सबसे पहले उसको कंसिडर करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ कोर्ट ये कहती है इट मस्ट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट लगा हुआ है। मस्ट का मतलब ये हो गया कि मैंडेटरी कंडीशन है कि पार्टीज़ की कंडक्ट को भी देखा जाएगा, और उसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि इक्विटेबल रिलीफ प्रोवाइड करना है, जिससे कि कोर्ट के किसी भी डिसीजन की वजह से किसी भी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना होने पाए। इसके साथ ही साथ कोर्ट ये कहती है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस कभी कभी किसी भी प्रॉपर्टी में जहाँ पे किसी पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिसाइड नहीं होती हैं, उस समय में किसी ऐसी वैल्यूबल चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। और कोर्ट के द्वारा अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो इस कंडीशन में सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को। और इसके साथ साथ कोर्ट ये कहती है कि कंटेंशन रेज बाय द पार्टीज मस्ट बी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिवली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट केस की तरफ, जिसका नाम है मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस
राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, जो कि 1962 का केस था। तो इस केस के अंदर अपेलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों ही डायमंड इंडस्ट्री के नाम से एक पार्टनरशिप चला रहे थे, जिसमें एक पार्टी कोल माइंस के ऊपर काम करती थी, दूसरा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करती थी। जो डीड ऑफ डिसोल्यूशन था उसके सेकंड प्रोवाइजो के अंदर ये मेंशन था कि इन केस कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है मनी से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड या राइट्स और लाइबिलिटीज़ को लेकर के, तो उस केस में कोर्ट ऑफ इंदौर ही डिसीजन लेगा। तो इस केस का इशू ये है कि कोर्ट के पास जो इनहेरेंट पावर मिलती है वो क्या स्टैट्यूट के प्रोविजंस की वजह से मिली है, या इनहेरेंट पावर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती थी जो कि स्टैट्यूट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इस केस के अंदर कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्ष को सुनती है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक पक्ष ये है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। वहीं पे सेकंड केस ये है कि ये कोर्ट का इनहेरेंट पावर है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में उसको इंजंक्शन प्रोवाइड करना चाहिए तो टेम्परेरी इंजंक्शन कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। और दोनों पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है जिससे कि वो टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर सकती है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो कि कवर नहीं करे जाते हैं ऑर्डर 39 के अंदर ऑफ सीपीसी। और कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 94 में कहीं पे भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि कोर्ट किसी भी प्रकार से टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती उन सर्कमस्टेंसेस में जो कि ऑर्डर 39 के अंदर मेंशन नहीं है या किसी और रूल के अंदर मेंशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इसके साथ साथ ये ऑब्जर्व करती है कि जो कोड के जो प्रोविजंस हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि कोड इस सिचुएशन में नहीं होता कि आने वाली हर एक परिस्थिति को वो स्पेकुलेट कर सके, हर एक पॉसिबल कंडीशन को समझ सके जो कि फ्यूचर में आएंगी और इसके अलावा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके। और किसी भी सिचुएशन में जब लगता है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, कोर्ट इनहेरेंट पावर का सपोर्ट ले सकती है और इंजंक्शन या किसी भी इस प्रकार के ऑर्डर्स को ग्रांट कर सकती है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंजंक्शन के लिए ही नहीं, अदर केसेस में भी अप्लाई होगा। उसके पीछे का मेन रीज़न ये है क्योंकि इसी केस के अंदर एक साइटेशन ऐसी भी दी हुई है जो कि ये बताती है कि अगर लिमिटेशन टाइम पीरियड ओवर हो चुका है तो इनहेरेंट पावर के थ्रू कोर्ट उस केस को इन द सेक टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड वो उस केस को हेयर कर सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि जब लिखा हुआ है इफ़ इट इज़ सो प्रेस्क्राइब, तो ऑर्डिनरली कोर्ट ये ऑब्जर्व करेगी कि जो सर्टेन कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड हैं क्या उस कंडीशंस के अंदर जो भी केस आया है वो फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जिसके बिहाफ पे डिसीजन लिया जा सके। साथ साथ कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि अगर सेक्शन 94 नहीं भी होता सीपीसी के अंदर फिर भी कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन प्रोवाइड कर सकती है। बस फ़र्क ये होता कि सेक्शन 94 के अंदर नहीं, फिर वो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि नो पार्टी हैज़ अ राइट टू इंसिस्ट द कोर्ट टू एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब ये कि किसी पार्टी के पास राइट नहीं है कि इनहेरेंट पावर के लिए वो इंसिस्ट करे कि आप ही इनहेरेंट पावर अप्लाई करिए हमारे केस के लिए। पर वहीं पे ये कोर्ट का खुद का डिस्क्रिशन होगा जब उसको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जस्टिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब कोर्ट ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर को अप्लाई करेगी। तो इसी के साथ साथ ये केस भी यहीं समाप्त होता है। आई होप सो इस कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के साथ में आपको टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। और क्योंकि मेरे पास साइटेशंस काफ़ी सारे थे और टाइम थोड़ा कम, तो मैंने रेलिवेंट साइटेशंस को समझा दिया है। और इसके अलावा बची हुई साइटेशंस के स्क्रीनशॉट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। और चाहें तो आप जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उन सभी के PDF आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।